अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 3 जो है काइनेजोलॉजी और बायोमैकेनिक्स वाले 100 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस इसमें काइनेजोलॉजी के होंगे, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको 200 जनरल एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए गए हैं, 100 सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन जो इजी लेवल पे थे वो अपलोड किए गए हैं, 25 के 4 सेगमेंट्स में अपलोड किए गए हैं क्योंकि वीडियो वो काफ़ी लेंथी थी। आज हम करेंगे बात 50 काइनेजोलॉजी के क्वेश्चन की और 50 हम करेंगे बायोमैकेनिक्स की, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो आपके काइनेजोलॉजी के ऊपर है। 50 काइनेजोलॉजी के आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले जो लिवर की है वीडियो वो देख ली हुई है तो आप इसके 15 पहले जो क्वेश्चन है वो स्किप कर दें, मैं इसका चैप्टर बना दूंगी। वो 15 क्वेश्चन स्किप करके डायरेक्ट 16 क्वेश्चन के ऊपर आप चले जाएं। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, क्योंकि उसके अंदर ये वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं लिवर और लिवर टाइप्स को जब मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया, क्योंकि 15 सवाल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम काइनेजोलॉजी में क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके लिवर से क्वेश्चन आना, आपके कनकेव कन्वेक्स रूल, आपके मतलब जो गेट साइकिल है आपका पैट, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लिवर को फोकस किया गया था, 15 सवाल इसके लिवर के ही हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप 15 स्किप करके डायरेक्ट 16 से जाइएगा, लेकिन अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। विच क्लास ऑफ लिवर हैज़ द फल्क्रम लोकेटेड बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड? कौन से क्लास ऑफ लिवर के अंदर फल्क्रम जो है वो बीच में होता है एफर्ट और लोड के? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास लिवर, बी सेकंड क्लास लिवर, सी थर्ड क्लास लिवर, डी फोर्थ क्लास लिवर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ए फर्स्ट क्लास लिवर के अंदर क्या होता है, फल्क्रम बीच में होता है आपके किसके, एफर्ट और लोड के। जैसे सीसॉ इसकी एग्जांपल है और हम लोग बॉडी के अंदर भी देख के आ चुके हैं, नेक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के अंदर भी। तो इसके लिए मैंने आपको निमोनिक भी याद करवाया था उस वीडियो के अंदर कि आप फ्ली के नाम से निमोनिक याद रखें। फर्स्ट क्लास के अंदर फल्क्रम बीच में है, सेकेंड क्लास के अंदर लोड बीच में होगा और थर्ड क्लास लिवर के अंदर एफर्ट बीच में है। फोर्थ क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो एक डिस्ट्रैक्टर ऐड किया गया है। पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट के अंदर फल्क्रम बीच में है, सेकंड के अंदर लोड बीच में है, थर्ड के अंदर एफर्ट बीच में है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट आंसर है आपका ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लिवर इन द ह्यूमन बॉडी? इसमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो सेकंड क्लास लिवर की है ह्यूमन बॉडी के अंदर? अगर आपने वो वीडियो देखी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ईजी तरीके से आपको ही हो जाएगा अगर आप पूरा पीछे से बहुत कंसेप्चुअली लिवर्स को समझ के आए हैं तो। ऑप्शन ए एल्बो जॉइंट, बी एंकल जॉइंट ड्यूरिंग काफ रेस, सी शोल्डर जॉइंट ड्यूरिंग एबडक्शन, डी नी जॉइंट ड्यूरिंग एक्सटेंशन। तो करेक्ट आंसर है इसमें बी एंकल जॉइंट ड्यूरिंग काफ रेस, यानी कि आप खड़े होकर प्लांटा फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं। कि एंकल जॉइंट ड्यूरिंग काफ रेस क्या है, सेकेंड क्लास लिवर है। जबकि मैंने आपको बताया था कि एंकल जॉइंट उसमें हालांकि वो फल्क्रम की तरह काम नहीं कर रहा होता, कौन सा लिवर की तरह काम कर रहा होता है वो भी आपको बता चुकी हूँ। लोड लेकिन क्या होता है, बिटवीन फल्क्रम और एफर्ट आ जाता है। एंकल जॉइंट ड्यूरिंग काफ रेस इज एन एग्जाम्पल विद द बॉल ऑफ द फुट एज द फल्क्रम। फिर से वही बात है, बॉल ऑफ द फुट फल्क्रम थी, बॉडी वेट लोड था और काफ मसल्स क्या थे, आपका एफर्ट थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर यहाँ एंकल जॉइंट लिखा हुआ है। बात वही, क्योंकि प्लांटा फ्लेक्शन की कर रही है लेकिन काफ रेज है तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें क्या आंसर है। और एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इसमें फल्क्रम क्या है, बॉल ऑफ द फुट, यानी कि आपके फुट के जो जॉइंट थे वो आपका एज ए फल्क्रम एक्ट कर रही हैं। ये आपको पिक्चर वहाँ भी शो की गई थी, यहाँ पे भी शो की गई है। इसे आप फिर से देखना चाहें, जो उन्होंने पहले वीडियो वो वाली नहीं देखी तो मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये आपका रहा, आपके जो गैस्ट्रोकनीमियस और आपके जो सोलियस मसल है वो इन्वॉल्व होते हैं आपके इसके अंदर, क्या कहते हैं, आपके एफर्ट के अंदर। एफर्ट जो होती है वो आपके मसल्स लगाते हैं, यानी फोर्स आपके मसल्स जो जनरेट करती हैं। अब जो होगा एफर्ट जो होगे, मतलब कि वो उसकी अटैचमेंट मसल की अगर आपको याद है तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर एफर्ट कौन बनेगा, कौन जनरेट कर रहा है एफर्ट। तो इस केस के अंदर जब हम काफ रेस की बात करें, गैस्ट्रोकनीमियस और सोलियस अटैच है जो एचएलएस टेंडन में ब्लेंड होकर आपके कैल्केनियम बोन के अंदर अटैच होती हैं। तो ये रहा आपका एफर्ट। और फल्क्रम की बात की जाए, क्योंकि आप खड़े हो रही हैं तो टोस के ऊपर, तो ये फिक्स पॉइंट जिसे हम कह रहे होते हैं, जिसके अराउंड मूवमेंट होती है फिक्स पॉइंट, तो ये फल्क्रम रहा आपका। ये एफर्ट या रहा। लोड क्या है, ये आपका पूरा बॉडी वेट मिड में बीच में आ जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। तो आपका लोड बीच में आ रहा है क्योंकि शिफ्ट कर रहा है, आपका लोड पूरा ऊपर की तरफ से आ रहा है नीचे की तरफ। तो अब क्या है, फल्क्रम इस साइड पे है, एफर्ट आपका इधर है और लोड बीच में है, जिसकी वजह से लोड बीच में होने की वजह से कौन सी एग्जांपल बन जाती है, ये आपकी सेकंड क्लास लिवर की एग्जांपल बन जाती है।
तो उसके इस केस में करेक्ट आंसर है बी, एंकल जॉइंट ड्यूरिंग काफ रेज। और जूम करके पिक्चर आपको दिखाई हुई है, आप इसे देखें कि लोड किस तरीके से बीच में आ रहा है, एफर्ट आपका साइड पे है, फलक्रम साइड पे है, लोड बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3, विच लिवर सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1? ए फर्स्ट क्लास लिवर, बी सेकंड क्लास लिवर, सी थर्ड क्लास लिवर, डी ऑल ऑफ द अबव। मैकेनिकल एडवांटेज फिर भी आपको बताया है किसके अंदर होता है, अगर वो भी आपको याद है तो भी आप एक गेस कर सकते हैं। दो मैंने आपको ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपको ये मैंने बता दिया है कि मैकेनिकल एडवांटेज किसके अंदर है, क्योंकि बाकियों में हमें अचीव करने के लिए कुछ लिवर आर्म और एफर्ट आर्म को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता है कि इस केस के अंदर हमें मिल जाता है अपना मैकेनिकल एडवांटेज, तो करेक्ट आंसर आप गेस कर सकते हैं, तो वो है बी, सेकंड क्लास लेवल के अंदर हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज होता है जो कि ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि लोड क्या होता है, क्लोजर होता है फलक्रम देन दी एफर्ट। लोड जो होता है वो आपके कहाँ पे ज़्यादा क्लोज होता है, फलक्रम के कंपेयर टू योर एफर्ट। ये नहीं भी पता तब भी आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्लास लेवल मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। मैं फर्स्ट मतलब कि पूरी वीडियो से अब तक के बाद आपको लेवल की एक्सप्लेन करती आई हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 क्या मतलब क्या होता है, लेस एफर्ट रिक्वायर्ड होगा टू मूव द लोड देन द वेट ऑफ द लोड इटसेल्फ। मतलब जितना वेट है उससे बहुत कम लोड, मतलब हम एफर्ट और फोर्स चाहिए उस वेट को उठाने के लिए, क्यों, इसमें एम्पलीफाई हो चुकी हुई है फोर्स। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब क्या है, एफर्ट हमेशा लोड के इक्वल है, मतलब जितना वजन है उतनी फोर्स लगेगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1। अगर लोड ज़्यादा है, फोर्स कम लगी है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। अगर मैकेनिकल आपके एडवांटेज लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा फोर्स लगी है, लोड कम था, यानी कि इतना ज़्यादा लोड नहीं था लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा लगी है, तो इसे हम कहते हैं मैकेनिकल डिसएडवांटेज या मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। और सेकंड क्लास लेवर वो है जिसके अंदर ग्रेटर देन 1 मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप कम लोड मतलब कम फोर्स के साथ ज़्यादा लोड उठा सकते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है बी, सेकेंड क्लास लिवर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, इन विच टाइप ऑफ लिवर इज द एफर्ट अप्लाइड बिटवीन द फलक्रम एंड द लोड? ऐसी कौन सा लिवर है जिसके अंदर आपका एफर्ट जो होता है बीच में आ जाता है फलक्रम और लोड के? ए फर्स्ट क्लास लिवर, बी सेकंड क्लास लिवर, सी थर्ड क्लास लिवर, डी फोर्थ क्लास लिवर। तो करेक्ट आंसर है इस केस में आपके पास सी, थर्ड क्लास लिवर क्या होता है, उसके अंदर आपका एफर्ट बीच में होता है फलक्रम और लोड के। ये आपको पिक्चर पहले भी विजुअलाइज करवाई हुई है, एक बार फिर से आई है, फ्ली FLE के निमोनिक के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, विच लिवर टाइप इज़ मोस्ट कॉमन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा लिवर कौन सा आपका कॉमन है? वीडियो देख ली है तो ऑब्वियसली आपको आंसर पता है। ऑप्शन में पढ़ देती हूँ, ए फर्स्ट क्लास लिवर, बी सेकंड क्लास लिवर, सी थर्ड क्लास लिवर, डी फोर्थ क्लास लिवर। तो करेक्ट आंसर है सी, थर्ड क्लास लिवर बॉडी के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पीड को और साथ में आपकी मूवमेंट एक्यूरेसी और प्रिसिशन को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और फोर्थ क्लास लिवर कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, वो एज अ डिस्ट्रैक्टर ऐड किया हुआ है कि ये आप कहने ना लग जाए तो हमने फोर्थ क्लास पढ़ाई कभी नहीं है, शायद ये कोई न्यू चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, फोर्थ क्लास एज अ डिस्ट्रैक्टर ऐड किया गया है। अच्छा, यहाँ पे फिर से मैंने बता दिया है कि आपका जो है क्या कहते हैं, थर्ड क्लास लिवर ज़्यादा क्यों है, इंक्रीज़ करता है स्पीड को, रेंज ऑफ मोशन को आपको अचीव करने में हेल्प होती है, एफिशिएंट मूवमेंट्स होती हैं, अडाप्टेशन टू डेली फंक्शन के लिए मैं बड़ा रिस्पॉन्स है, क्विक रिस्पॉन्स देना, कंट्रोल मूवमेंट्स करना, एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट और एग्जाम्पल हम बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हैं। तो अगर आपको वो याद है, नहीं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो कंप्लीट देखें, फिर से देखें, समझें, आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 6 की, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ थर्ड क्लास लिवर इज ए इंक्रीज्ड स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन, बी इंक्रीज्ड फोर्स प्रोडक्शन, सी इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी, डी डिक्रीज्ड एफर्ट नीडेड। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ए, इंक्रीज्ड स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि थर्ड क्लास लिवर में क्या होता है, स्पीड बढ़ा सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन को आप गेन कर सकते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ फोर्स, क्योंकि उसमें फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ती है, ये हम बात कर चुके हैं। मैकेनिकल डिसएडवांटेज है कि फोर्स ज़्यादा है लेकिन आप स्पीड और साथ में क्या है, रेंज ऑफ मोशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, इन अ फर्स्ट क्लास लिवर व्हेन द एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द लोड आर्म द मैकेनिकल एडवांटेज इज। अब क्वेश्चन समझिए कि एफर्ट आर्म लंबी है कंपेयर टू योर लोड आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? ए लेस देन 1, बी इक्वल टू 1, सी ग्रेटर देन 1, डी 0। तो करेक्ट आंसर इस केस में सी, ग्रेटर देन 1। इसमें लोड उठाना क्या होगा, हमारे लिए ईजी होगा, क्योंकि एफर्ट आर्म लंबी है, इसका मतलब क्या है, ईजी टू लिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट या फिर जो भी लोड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट क्लास लिवर इन ह्यूमन बॉडी? ए बाइसेप ब्रेकियाई, बी
ट्राइसेप ब्रेकियाई ड्यूरिंग एल्बो एक्सटेंशन, सी क्वाड्रिसेप्स ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन, डी हैमस्ट्रिंग्स ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है फर्स्ट क्लास लिवर की? तो आपको एग्जाम्पल सारी पढ़ा चुकी हुई हूँ, तो इसमें से आपके लिए अगर आपने वीडियो देखी है, तसल्ली से देखी है, तो आपको पता है इसका आंसर क्या है। ए बाइसेप ब्रेकियाई, बी ट्राइसेप ब्रेकियाई, सी क्वाड्रिसेप्स ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन, डी हैमस्ट्रिंग्स ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन। तो करेक्ट आंसर है आपका बी ट्राइसेप ब्रेकियाई ड्यूरिंग एल्बो एक्सटेंशन। किस तरीके से होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब फर्स्ट क्लास लिवर किस तरीके से फॉलो करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये आपको फिर से एग्जांपल दी हुई है, इसकी अटैचमेंट का सारा रोल था। अटैचमेंट में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपने वो नहीं देखी तो वो वीडियो लिवर्स की ज़रूर देखें, आपके लिए लिवर्स काफ़ी ईजी हो जाएंगे। ये आपको फिर से बताया हुआ कि किस तरीके से आपका फलक्रम बीच में आ जाता है। इस केस के अंदर एफर्ट एक साइड पे हो जाता है क्योंकि उसकी अटैचमेंट की वजह से, और लोड आपके बाकी आर्म और हैंड का आ जाता है। तो इस केस में आपका है, ये फिर से आपको पिक्चर एक विजुलाइज कराई हुई है, इसको मैं कर ही देती हूँ यहीं पे एक्सप्लेन। ये वहाँ पे भी मैं करके आई थी कि अगर आप ये बाइसेप दिखा हुआ है, आपको ये वाली बाइसेप की पिक्चर है और ये वाली आपके नीचे ट्राइसेप की है। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम बाइसेप की बात करते हैं तो बाइसेप ये आपके फर्स्ट टेंडेंस ऊपर से देखें, ये अटैच होके यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक हो गया, आपके रेडियल हेड तक, और जॉइंट ऑफ फलक्रम ये रहा। तो एफर्ट आपका फोर्स कंसंट्रेट यहाँ होगी, एफर्ट और लोड आपका यहाँ रहा, एफर्ट बीच में आ गया, तो ये थर्ड क्लास लेवर हो जाता है ड्यूरिंग एल्बो की फ्लेक्शन। ठीक हो गया। अगर हम बात करें अब एक्सटेंशन की, ट्राइसेप ब्रेकियाई की बात करें, ट्राइसेप ब्रेक ये रहा आपका क्या कहते हैं फलक्रम, लेकिन अटैचमेंट इसकी ऊपर तक रहे, थोड़ा सा ही फ़र्क है लेकिन अटैचमेंट ऊपर तक है। तो एफर्ट एक साइड पे हो जाता है, लोड नीचे हो जाता है, फलक्रम बीच में आ जाता है, तो ये बन जाता है आपका फर्स्ट क्लास लिवर। तो ये आपको मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप भूल गए हैं तो ये किस तरीके से हमें एड करता है। बाइसेप फ्लेक्शन इज़ अ थर्ड क्लास लिवर, ट्राइसेप एक्सटेंशन फर्स्ट क्लास लिवर है आपकी इस केस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिवर इज कैलकुलेटेड बाय, अब उसका फॉर्मूला पूछा हुआ है। ए लोड ओवर एफर्ट, बी एफर्ट ओवर लोड, सी फलक्रम ओवर लोड, डी लोड ओवर फलक्रम। करेक्ट आंसर है आपका ए लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट जो है वो आपका मैकेनिकल एडवांटेज देता है, जिसकी वजह से आप रेशो निकालते हैं ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या लेस देन 1। ये आपको फिर से फॉर्मूला दिखाया हुआ है। एफर्ट आर्म, लिवर आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन भी बताई हुई है। एफर्ट आर्म क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम टू वेयर द एफर्ट इज़ अप्लाइड। लिवर आर्म क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम फलक्रम टू बोथ एफर्ट एंड लोड पॉइंट, यानी लिवर आर्म आपकी दोनों साइड पे एग्जिस्ट करता है, एफर्ट आर्म वाली साइड से भी, लोड पॉइंट वाली साइड से भी। मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज़ किया जा सकता है जब आपकी एफर्ट आर्म लंबी हो आपकी लोड आर्म से, अभी क्वेश्चन भी हमने किया है, और आपकी लोड आर्म छोटी हो, मेकिंग यानी कि वही बात है कि आपकी एफर्ट आर्म लंबी हो आपकी लोड आर्म से, या फिर लोड आर्म आपकी छोटी हो, मेकिंग टास्क ईजियर टू परफॉर्म विद लेस एफर्ट। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। व्हिच क्लास ऑफ द लिवर हैज़ मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1? ए फर्स्ट क्लास लिवर, बी सेकंड क्लास लिवर, सी थर्ड क्लास लिवर, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है आपका सी थर्ड क्लास लिवर। बार बार बताती आई हूँ, इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगी, दो आपकी इसके अंदर एफिशिएंसी, स्पीड, एक्यूरेसी ज़्यादा है, लेकिन फोर्स इसके अंदर ज़्यादा लगती है। क्वेश्चन नंबर 11, which component of a liver system is represented by the joints in the human body? लिवर सिस्टम कौन से आपके मतलब कि आपके पूरे लिवर सिस्टम के कंपोनेंट के अंदर जॉइंट्स क्या प्रेजेंट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? ए लोड, बी एफर्ट, सी फलक्रम, डी रेजिस्टेंस। करेक्ट आंसर आपका सी फलक्रम जो होते हैं वो आपके जॉइंट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके लिवर सिस्टम के अंदर इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 12, which type of liver system is involved in leg extension exercise? A first class liver, B second class liver, C third class liver, D none of the above। तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर है C थर्ड क्लास लिवर। कैसे है पूरी वीडियो इसके ऊपर हम लोगों ने तफसीली डिस्कस कर ली है। उम्मीद करती हूँ अगर आपको अभी भी समझ नहीं है आप वो लिवर वाली फिर से वीडियो चेक करें, उसके अंदर एक एक चीज़ को मैंने डिटेल से अपर लिम के लोअर लिम के एक्सप्लेन कर दिया है। वो करेंगे तो आपके लिए काइनेजोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक ईजी हो जाएंगे, क्योंकि काइनेजोलॉजी में लिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कनकेव कन्वेक्स टूल भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो थेरेप्यूटिक्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिवर्स, गेट साइकिल, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेन है, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। फिर से इसके अंदर वीडियो भी दी हुई है कि लेग एक्सटेंशन की हम बात की जाए तो वो करवाते हैं आपके क्वाड्स।
क्वाड्रिसेप्स जो हैं वो आपके करवा रहे हैं क्या कहते हैं नी की एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर फलक्रम मार्क। फलक्रम क्या है, नी जॉइंट होगा क्योंकि नी की बात की है, नी एक्सटेंशन की बात की है। लेग एक्सटेंशन मतलब नी एक्सटेंशन है, लेग ये वाला पार्ट होता है तो ये वाला पार्ट लेग है, तो ये नी एक्सटेंशन की बात की है। क्वाड्स करवाते हैं, सबसे पहले फलक्रम मार्क कर लिया, क्वाड्स अटैच किए टिब्रोस्टी के ऊपर, यहाँ पे अटैचमेंट आप देख रहे हैं रेड पार्ट में, तो एफर्ट नीचे आ गया, लोड आपका नीचे वाला हिस्सा है यानी आपकी लेग और आपका फुट, तो एफर्ट बीच में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका सेकेंड क्लास लिवर। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हेन यू एक्सटेंड योर हेड backward by tilting it, the fulcrum is located at the joint between your skull and spine and the neck muscles pull the head backward। आपको खुद ही बता दिया है कि फलक्रम बीच में है, कौन से टाइप का लिवर है, what class of liver is this movement an example of and how does it affect the required effort। A class 1 liver है, the fulcrum is between the load and the effort requiring less effort to extend the head। Class 2 liver, the load is between fulcrum and the effort increasing efficiency। Class 3 liver है, the effort is between fulcrum and the load providing a greater range of motion but requiring more force। D none। तो इसमें आंसर 1 है। 2 बैलेंसिंग का अगर एफर्ट बैलेंस का वर्ड जहाँ पे होता तो ज़्यादा एक्यूरेट होता, लेकिन इस केस में आपके प्लस क्लास 1 लेवल है तो ऑब्वियस आंसर है, ना ये क्लास 2 है ना ये क्लास 3 है ना ये नन वाला ऑप्शन है, तो क्लास 1 करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म हैव ऑन अ लिवर्स मैकेनिकल एडवांटेज। अगर आप इंक्रीज़ कर देंगे एफर्ट आर्म, अभी हमने पढ़ा है 2 बार पढ़ा है इसको कि अगर आपकी एफर्ट आर्म इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज पे क्या असर होगा। ए डिक्रीज़ कर जाएगी, बी इंक्रीज़ कर जाएगी, सी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हैज़ नो इफेक्ट, डी डिपेंड्स ऑन द क्लास ऑफ लिवर। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लास ऑफ लिवर क्या है। तो इस केस में आपके पास करेक्ट आंसर है बी, इंक्रीज़ हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज जब आपकी एफर्ट आर्म बढ़ जाती है, आप ईजिली क्या होता है लोड उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर पहले इसका प्रोवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, Question number 14, when you chew food, the jaw function as liver system, the temporomandibular joint acts as the fulcrum and the masseter muscle exert force on the lower jaw to crush food। अब इसमें temporomandibular joint है, TMJ joint है, यानी कि आपका ये जो क्या कहते हैं स्कल वाली साइड पे, और इस ये फल्क्रम की तरह काम कर रहा है। मैसेटर मसल फोर्स एक्सर्ट कर, यानी मैसेटर मसल एफर्ट लगा रही है, और फूड क्या है नीचे वाली साइड पे लोअर जो पे है। आपको खुद ही उसने बता दिया कि फल्क्रम कहाँ है, एफर्ट कहाँ है और आपका फूड यानी लोड कहाँ है। तो इस केस में तो वैसे ही आपके लिए अंदाज़ा हो गया कि कौन से टाइप का लिवर है। व्हाट क्लास ऑफ लिवर इज़ अ जॉ इन दिस केस एंड व्हाट इज़ इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या है उसका। क्लास 1 लिवर है, सबसे पहले आप गेस कर लें क्लास 1 लिवर है, क्लास 2 लिवर है, क्लास 3 लिवर है। अगर मैं इसकी कोई पिक्चर बना सकूँ तो ये अब हम बना लेते हैं कि ये रहा आपका स्कल, ये दांत वाली कान वाली साइड पे TMJ जॉइंट है, ये बन गया आपका फल्क्रम, यहाँ से ये वाली मसल्स रही मैसेटर यानी एफर्ट, और ये रहा खाना मुंह में तो ये रहा लोड। एफर्ट बीच में है तो आपको गेस करना इजी हो गया होगा कौन से टाइप का लिवर है। क्लास 1 लिवर, क्लास 2 लिवर, क्लास 3 लिवर, और इसके अंदर क्लास 1 लिवर ए ऑप्शन है। द फल्क्रम इज बिटवीन मैसेटर एंड द लोड इंक्रीजिंग प्रिसिशन बट डिक्रीजिंग एफिशिएंसी। बी क्लास 2 लिवर, द लोड इज बिटवीन फल्क्रम एंड द एफर्ट allowing more forceful chewing। Class 3 liver, the effort is applied between fulcrum and the load requiring more force but allowing the fast movements। Option number D, class 1 liver, the masseter applies force on both sides of the fulcrum balancing the load। करेक्ट आंसर है आपके पास इसके अंदर सी कि ये क्लास 3 लिवर है, क्योंकि एफर्ट क्या है बीच में है। मैंने आपको पिक्चर भी विजुलाइज करवाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपका TMJ जॉइंट फल्क्रम है, एफर्ट मैसेटर मसल है, लोड है, एफर्ट बीच में आ गया तो ये क्या है आपका 3rd क्लास लिवर है। Question number 15, when kicking a ball, your knee joint serves as the fulcrum and quadricep muscles contract to extend your leg, applying force to the ball through the foot। अब बॉल पे फोर्स लगी है और फुट के थ्रू लगी है। What class of liver is involved? अब आपको ये पता होना चाहिए जब फुट लगी है तो नी में क्या हुआ है, क्वाड्स की क्या हुई है, एक्सटेंशन हुई है। तो एक्सटेंशन के दौरान आपको पता है अभी पढ़ा है हमने कौन सा आपका लिवर होगा। A class 1 liver, the knee joint increases the force of the kick but reduces the range of motion। B class 2 liver, the load is between the knee joint and the quadriceps, maximizing force with the minimal effort। C class 3 liver, the quadriceps contract to extend the leg, increasing the range and speed of motion but requiring more force।
D, class 1 liver, the knee balances the load and effort optimizing both force and speed. तो आपको पता है नी एक्सटेंशन में कौन सा लिवर फॉलो होता है, तो करेक्ट आंसर इस केस में सी के क्लास 3 लिवर है. द क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सटेंड द लेग इंक्रीजिंग द रेंज एंड स्पीड ऑफ मोशन बट रिक्वायरिंग मोर फोर्स. इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रही क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ, आपने से रीड आउट करना कर सकते हैं, बाकी एक्सप्लेन मैं बहुत बार आपको कर चुकी हुई हूँ. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिवर प्रिंसिपल इज़ यूज्ड व्हेन यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स. कौन सा मतलब के प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है जब आप पेयर ऑफ सीजर्स को यूज़ करते हैं. ए फर्स्ट क्लास लिवर, बी सेकंड क्लास लिवर, सी थर्ड क्लास लिवर, डी फोर्थ क्लास लिवर. तो इस केस में आपके पास है करेक्ट आंसर. अच्छा, पहले आप पिक्चर देखें, पिक्चर भी आपको दिखाई हुई है. फलक्रम बीच में ये पिक्चर मार्क करी थी. फलक्रम बीच में है, लोड आपका ये रहा, एफर्ट यहाँ से लगेगा, आपका हाथ डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे. फलक्रम बीच में तो आपको पता है ये क्या है, फर्स्ट क्लास लिवर है आपका. तो 16 का आंसर है ए, फर्स्ट क्लास लिवर. अच्छा, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती हैं, ये आपकी बॉडी से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको पता होंगी तो आपके लिए इजी है. जब आप कैरी मतलब कैरी इस तरीके से आपको आ जाती है, या इसका एक और नाम यूज़ किया जाता है, तो अगर ये आती है फलक्रम आपका ये रहा, इसमें भी आप ये देखें कि आपका कौन से क्लास का लिवर बनेगा. फलक्रम ये रहा, एक सेकेंड, फलक्रम ये रहा, लोड बीच में है, एफर्ट यहाँ है, लोड बीच में, तो कौन सा बनेगा आपका सेकेंड क्लास लिवर. ठीक हो गया जी. उसके बाद क्या है आपके पास, नेक्स्ट देखते हैं. अगर आप इस तरीके से नट क्रैकर यूज़ कर रहे हैं, लोड बीच में है, फलक्रम साइड पे, एफर्ट एक साइड पे, लोड बीच में होने से वो क्या बन जाएगा, सेकंड क्लास लिवर. इसी तरीके से अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, मैं इनके नाम मेंशंस कर दूंगी, मेरे जहन में इनके नाम नहीं आ रहे नाम, लेकिन मैं पिक्चर में साथ मेंशन कर दूंगी, आपको अंदाज़ा होगा कि अगर इस तरह का नाम पूछा जाए कि कौन सा लिवर फॉलो करता है, आपको पता होगा. इस केस में लोड एक साइड पे है, फलक्रम एक साइड पे है, एफर्ट बीच में है, तो ये कौन सा बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा थर्ड क्लास लिवर. ठीक हो गया जी. क्वेश्चन नंबर 17, विच डायरेक्शन डज द जॉइंट सरफेस ऑफ कन्वेक्स बोन मूव इन रिलेशन टू द बॉडी पार्ट ड्यूरिंग कन्वेक्स ऑन कनकेव मूवमेंट. ऑप्शंस हैं आपके पास. ए, सेम डायरेक्शन एज द मूविंग बॉडी पार्ट. बी, ऑपोजिट डायरेक्शन एज द मूविंग बॉडी पार्ट. सी, नो मूवमेंट ऑफ द जॉइंट सरफेस. डी, बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली. अगर आपने कनकेव कन्वेक्स रूल पहले पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह तो जो इसकी वीडियो अपलोड की गई हुई है वो लाजमी देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कनकेव कन्वेक्स रूल है ही क्या. यहाँ के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपके मतलब कि जो ऑस्टियोकाइनेटिक और आर्थोकाइनेटिक के बीच जो इंटरेक्शन है उसके बीच का एक मतलब रूल है. यानी कि आपका जॉइंट, फॉर एग्जांपल हम बात करें आपके शोल्डर जॉइंट की, तो ये रहा आपका ग्लिनॉइड, क्या कहते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं कि ये आपके पास रहा ह्यूमरल हेड. ठीक हो गया. ये रहा आपकी पूरी बोन और ये रहा आपका ग्लिनॉइड कैविटी. ठीक हो गया. अब यहाँ पे जो आपका स्केपुलर रीजन की ग्लिनॉइड सिर्फ कैविटी की बात की गई है. देखें जॉइंट, इसके अंदर की जो मूवमेंट है ये ह्यूमरल हेड और इसकी, ये आप बज़ाहिर नहीं देख सकते. ठीक हो गया. लेकिन आप अपने बोन की मूवमेंट देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे आपको शोल्डर की फ्लेक्शन करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, आपकी ये वाली बोन ऊपर की तरफ जाएगी, फ्लेक्स करेगी. तो इस केस में ऑस्टियोकाइनेटिक अगर हम बात करें कि ऑस्टियोकाइनेटिक मूवमेंट्स क्या हैं कि बोन आपके ऊपर जा रही है, ऑस्टियोकाइनेटिक. लेकिन आर्थोकाइनेटिक मूवमेंट्स क्या हैं, इसकी मूवमेंट्स क्या होंगी, तो ये हमारा कौन सा रूल बताता है, कनकेव कन्वेक्स रूल. अब वो रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपका जो मूविंग पार्ट है यानी कि मूव करने वाला यहाँ से, क्योंकि अब हम इसकी बात करें, इस रीजन को देखेंगे अब हम. ठीक हो गया. अब इस रीजन को जब हम देखेंगे तो इसमें आप ये देखें कि अब सबसे पहले इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं. ठीक है. ये रहा आपका क्या कहते हैं ह्यूमरल हेड. ठीक है. ये थोड़ी सी बोन टेढ़ी हो गई है और ये रहा आपका ग्लिनॉइड कैविटी. अब इसमें अगर आप कनकेव कन्वेक्स का आपको पता है कि कनकेव किस पार्ट को कहते हैं, कनकेव जिसके अंदर खड्डा हो, सीधी सी बात है, ये कनकेव है जिसके अंदर ये वाला पार्ट हो. कन्वेक्स क्या होता है, जो उभरी हुई पार्ट होता है ये वाला. ये एक मतलब कनकेव की ही डेफिनेशन है, कन्वेक्स की खुद की डेफिनेशन है, आपका इंग्लिश का वर्ड है. कन्वेक्स पार्ट जो मतलब कि ये वाला पार्ट होता है, कनकेव ये वाला पार्ट है. लेकिन अब बात करेंगे मूविंग की. अगर मूव करने वाला पार्ट आपका कन्वेक्स है, यानी ये वाला पार्ट है आपका कन्वेक्स मूव करेगा. यानी मूव कैसे करेगा, क्योंकि बोन, हमने तो कहा शोल्डर की फ्लेक्शन, इसी की तो बोन आगे मूव कर रही है. तो जब ये ऊपर मूव करेगा
तो ये जॉइंट के जॉइंट के अंदर ये वाला हेड ये ऊपर करेगा और ये नीचे की तरफ, इसके ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि आपकी बोन की मूवमेंट आपको वाज़े तौर पे ऊपर दिखेगी, लेकिन जो आपके अंदर की जॉइंट मूवमेंट हो रही होती है ये हेड नीचे जा रहा है। इसकी पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो जो होगी वो अटैच भी कर दी जाएगी, वरना आप इसके कनकेव कन्वेक्स रूल लाजमी देखें, वो उसमें आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये होता है। उसके बाद अगर कनकेव पार्ट मूव कर रहा है, जैसे आपके एल्बो जॉइंट में कैसे मूव करता है उसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है कि आपका ये अल्ना रहा, ठीक है, अल्ना का अगर आपको नॉच याद हो इस तरीके से थोड़ी सी ड्रॉ की है, ये अल्ना रहा और इसके अंदर आपका ह्यूमरस जो है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है। अब जब क्योंकि आपकी एल्बो ये रही, अब मूव आपकी एल्बो ने करना है तो ये पार्ट मूव करेगा। तो ये कौन सा पार्ट है? आपका कनकेव मूव करेगा। जब बोन इसके ऊपर जाएगी तो इसमें कनकेव में रूल क्या है, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में। कन्वेक्स होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, कनकेव होगी तो सेम डायरेक्शन है। ये आपने याद रखना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ग्लाइडिंग स्लाइडिंग, ये आप उस वीडियो में डिटेल से देख सकते हैं। तो इस केस में अब पूछा है कन्वेक्स ऑन कनकेव, कि जब कन्वेक्स मूव करता है कनकेव के ऊपर तो क्या होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका बी, ऑपोजिट डायरेक्शन एज ई मूविंग बॉडी पार्ट, कि आपका जो मूविंग पार्ट है उसके ऑपोजिट साइड पे ये मूव करेगा। ठीक हो गया, ये एक्सप्लेन कर दिया है ग्लाइडिंग स्लाइडिंग के। आपकी डिटेल इसकी जो आपको मिलेगी वीडियो में आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत क्लियर ये क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, इन विच टाइप ऑफ जॉइंट डज द कनकेव कन्वेक्स रूल टिपिकली अप्लाई, किस जॉइंट के अंदर कनकेव कन्वेक्स रूल अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर ए, फाइब्रस जॉइंट, बी साइनोवियल जॉइंट्स, और उसके बाद बात की जाए सी कार्टिलेजेनियस जॉइंट, और उसके बाद है डी सुचर्स। इनमें से कौन से टाइप के ऊपर आपका कनकेव कन्वेक्स रूल लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, साइनोवियल जॉइंट्स के ऊपर टिपिकली आपका कनकेव कन्वेक्स रूल अप्लाई किया जाता है। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन है कि कनकेव कन्वेक्स रूल इज मेनली एप्लीकेबल टू साइनोवियल जॉइंट्स विच हैव फ्रीली मूवेबल आर्टिकुलेशंस लाइक द शोल्डर, हिप एंड नी। दिस जॉइंट इन्वॉल्व कन्वेक्स एंड कनकेव सर्विसेज इंटरैक्टिंग ड्यूरिंग मूवमेंट, क्योंकि आपके पास सर्फेसेस भी ऐसे होने चाहिए, आर्टिकुलेशन के लिए स्पेस भी होनी चाहिए और साथ में फ्रीली मूवेबल आर्टिकुलेशंस भी होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन अप्लाइंग कनकेव कन्वेक्स रूल टू ट्रीट अ पेशेंट विद रिस्ट्रिक्टेड शोल्डर मूवमेंट, व्हिच डायरेक्शन should a therapist apply glides। अब कनकेव कन्वेक्स रूल है किसके ऊपर, रिस्ट्रिक्टेड शोल्डर मूवमेंट है। आपको ये पता होगा कि शोल्डर कौन सा फॉलो करता है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लिनॉइड आपके क्या कहते हैं फोसा के अंदर मूव कर रहा होता है आपका ह्यूमरल हेड। तो मूविंग पार्ट क्या है आपका कन्वेक्स है, तो ये कन्वेक्स रूल फॉलो करेगा। तो कन्वेक्स में क्या होगी, ऑपोजिट साइड पे अप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए है ग्लाइड इन सेम डायरेक्शन एज द मूवमेंट, बी ग्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट, सी नो ग्लाइडिंग ओनली रोलिंग, डी ग्लाइड directly perpendicular to the joint surface। करेक्ट आंसर है बी, ग्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट, क्योंकि ये क्या है, ये एक कन्वेक्स रूल फॉलो करता है, इसके अंदर कन्वेक्स पार्ट मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 20, in a knee flexion which direction would the tibia slide relative to the femur। नी फ्लेक्शन के अंदर टिबिया कहाँ स्लाइड करती है इन रिलेटिव टू द फीमर, यानी कि फीमर के ऊपर कहाँ स्लाइड करेगी, सेम डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में। बात की जाए नी फ्लेक्शन की, अगर आपको पता है कि कौन सा रूल इस फॉलो करेगा, मतलब कि कनकेव करेगा कन्वेक्स करेगा, आपके लिए बहुत ईजी है क्वेश्चन को गेस करना। कि फ्लेक्शन के दौरान आपकी इंटीरियर जा रही है कि पोस्टीरियर जा रही है, आप पहले ये गेस करें, क्योंकि इसके अंदर कनकेव रूल फॉलो होता है, यानी सेम डायरेक्शन। अब आप ये गेस करें कि नी फ्लेक्शन में टांग आगे जाती है पीछे जाती है, तो ऑब्वियसली पीछे जाती है, तो इसका मतलब क्या है, कनकेव रूल मतलब सेम डायरेक्शन होगी। तो इसके अंदर जॉइंट के अंदर भी क्या है, पोस्टीरियर आप ग्लाइड देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पोस्टीरियर ग्लाइड दी जाएगी ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, क्योंकि कनकेव ऑन कन्वेक्स मूवमेंट है, कनकेव मूव करता है कन्वेक्स पार्ट के ऊपर। टिबिया कनकेव पार्ट है जो ग्लाइड करता है पोस्टीरियरली रिलेटिव टू द फीमर, जो कि कन्वेक्स पार्ट है, तो मूव लेकिन टिबिया कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये कनकेव कन्वेक्स रूल बन जाता है, वेयर कनकेव सरफेस मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज अ बॉडी पार्ट। और नी फ्लेक्शन में टांग पीछे जा रही है, पोस्टीरियर जा रही है, तो इसमें ग्लाइड भी क्या होगी, स्लाइड भी क्या होगी, पीछे होगी। अच्छा, स्लाइड में और ग्लाइड में ये डिफरेंस है, स्लाइड वो होती है जो कि आपकी बॉडी ऑलरेडी मतलब कि इंडिपेंडेंट एक मूवमेंट परफॉर्म कर रही है, ग्लाइड वो होती है जो कोई थेरेपिस्ट या कोई और बाहर से अप्लाई करता है, वो ग्लाइड होती है।
क्वेश्चन नंबर है 21. ड्यूरिंग शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन द कन्वेक्स ह्यूमरल हेड मूव्स ऑन कनकेव ग्लेनॉइड इन विच डायरेक्शन डज द ग्लाइड अकर, यानी कि स्लाइड अकर खुद ब खुद अगर हो रही तो स्लाइड किस डायरेक्शन में हो रही है? एक्सटर्नल रोटेशन के दौरान कन्वेक्स ह्यूमरल हेड मूव कर रहा है कनकेव, अब पता है कन्वेक्स रूल है, एक्सटर्नल रोटेशन है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आपने सबसे पहले ये देखना है एक्सटर्नल रोटेशन में आपकी मूवमेंट किस साइड पे हो रही है, उसके ऑपोजिट आप क्या देंगे? ग्लाइड देंगे। ए एंटीरियर, बी पोस्टीरियर, सी इंफीरियर, डी सुपीरियर। करेक्ट आंसर है पोस्टीरियर, क्योंकि शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर कन्वेक्स हेड जो होता है वो आपका इंटीरियरली रोल करके आता है, इससे आपको क्या करना पड़ता है? पोस्टीरियर ग्लाइड देनी पड़ती है एज पर दी कनकेव कन्वेक्स रूल, क्योंकि ये कन्वेक्स पार्ट है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22. व्हेन इंस्ट्रक्टिंग अ पेशेंट ऑन हाउ टू यूज़ अ केन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट मेथड, अगर अब आपने पेशेंट को कहना है केन यूज़ करे तो अब आप किस तरीके से उसे करेक्ट मेथड एक्सप्लेन करेंगे? ए द केन शुड बी हेल्ड इन द हैंड ऑन द सेम साइड एज इंजर्ड लेग, बी द केन शुड बी हेल्ड इन द हैंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द इंजर्ड लेग, सी द केन शुड बी हेल्ड इन ईदर हैंड डिपेंडिंग ऑन कम्फर्ट, डी द केन शुड बी हेल्ड ओनली व्हेन द पेशेंट इज सिटिंग डाउन। तो करेक्ट आंसर है आपका बी, द केन शुड बी हेल्ड इन द हैंड ऑपोजिट साइड ऑफ द इंजर्ड लेग, जो आपकी टांग इंजर्ड है उसके ऑपोजिट साइड पे आप देंगे ताकि क्या किया जा सके? लोड जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ईजी की जा सके, इसलिए आप केन हमेशा ऑपोजिट हैंड पे देते हैं ताकि आप प्रिवेंट कर सकें ओवरलोडिंग ऑफ योर इंजर्ड लेग, इसलिए ऑपोजिट साइड पे देना है, जिस जो मतलब कि आपकी सही वाली टांग है वो मैक्सिमम लोड उठाए और केन उसका लोड साथ में बैलेंस करे, मतलब कि प्रोपोर्शनेट हो जाए, इसीलिए आप क्या करते हैं? अनइंजर्ड लेग को फ्री रखेंगे और अनइंजर्ड लेग के ऊपर आप केन पकड़ाएंगे और इंजर्ड लेग को फ्री रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23. व्हेन टीचिंग अ पेशेंट टू यूज़ अ वॉकर व्हाट इज़ रिकमेंडेड ऑर्डर फॉर प्रॉपर गेट, अब वॉकर इस्तेमाल करवाना है, प्रॉपर गेट क्या है रिकमेंडेड है? ए मूव द वॉकर देन स्टेप फॉरवर्ड विद द स्ट्रॉन्गर लेग फॉलोड बाय वीकर लेग, मूव द वॉकर देन स्टेप फॉरवर्ड विद द वीकर लेग फॉलोड बाय द स्ट्रॉन्गर लेग, सी मूव द वॉकर स्टेप फॉरवर्ड विद बोथ लेग्स साइमल्टेनियसली, डी मूव द वॉकर एंड स्टेप फॉरवर्ड विद बोथ लेग्स टुगेदर। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, मूव द वॉकर देन स्टेप फॉरवर्ड विद द वीकर लेग फॉलोड बाय द स्ट्रॉन्गर लेग। पहले आप वॉकर आगे रखें, फिर वीकर लेग को रखें और फिर आप स्ट्रॉन्गर लेग को रखें, ये इसका करेक्ट पैटर्न है। तो बी इज़ योर करेक्ट आंसर कि पहले वॉकर आएगा, फिर वीकर लेग आएगी और फिर स्ट्रॉन्गर लेग आएगी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए, विच टाइप ऑफ वॉकर इज़ आइडियल फॉर नॉन वेट बेयरिंग पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम फ्रैक्चर्स, वेयर लेग इंजरीज और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस, यानी वेट उन्होंने नहीं उठाना तो कौन सा वॉकर बेस्ट है? ए स्टैंडर्ड वॉकर, बी रिलेटिव वॉकर विद व्हील्स, सी फ्रंट व्हील वॉकर, डी पोस्टीरियर वॉकर। करेक्ट आंसर है ए, स्टैंडर्ड वॉकर बेस्ट होता है जब आपने नॉन वेट बेयरिंग कंडीशंस में लेके जाना है। तो आपका स्टैंडर्ड वॉकर जो होता है प्रोवाइड करता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, आइडियल फॉर नॉन वेट बेयरिंग पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम फ्रैक्चर्स, वेयर लाइक इंजरीज या पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, जैसे कि यहाँ हिप और नी सर्जरी बताया गया है। रिलेटेड वॉकर विद व्हील्स पार्किंसंस में या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो माइल्ड कंडीशन होती है उस कंडीशन में अच्छा होता है, मिनिमल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी असिस्टेंस देता है, लेकिन अनसूटेबल होता है नॉन वेट बेयरिंग पेशेंट्स के अंदर। उसके बाद है फ्रंट व्हील वॉकर, वो क्या होता है? वो ऑफर करता है बैलेंस सपोर्ट लेकिन लैक करता है नेसेसरी स्टेबिलिटी फॉर नॉन वेट बेयरिंग पेशेंट्स, और हमेशा पार्शियल वेट बेयरिंग में फ्रंट व्हील वॉकर इस्तेमाल करते हैं जैसे स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर। पोस्टीरियर वॉकर क्या है? वो आप गेट ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं स्पेशल स्पाइना बिफिडा और सीपी पेशेंट के अंदर, और ये क्या करते हैं? ये नॉन अप्रोप्रिएट होता है आपका नॉन वेट बेयरिंग पेशेंट के अंदर। वेट बेयरिंग है, फ्रैक्चर्स वगैरह स्टैंडर्ड वॉकर का इस्तेमाल करें। पार्किंसंस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस माइल्ड है जिसके अंदर आपके पास मतलब मिनिमल सपोर्ट चाहिए, रोलेटर वॉकर का इस्तेमाल करें। फ्रंट व्हील वॉकर पार्शियल मतलब वेट बेयरिंग कंडीशन में इस्तेमाल करें, जैसे कि स्ट्रोक की कंडीशन के अंदर। पोस्टीरियर वॉकर क्या है? आप गेट ट्रेनिंग के अंदर सीपी और स्पाइना बिफिडा के अंदर इस्तेमाल करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन यूजिंग Question number 25. When using crutches, what is the correct position of the crutches in relation to the axilla? जब आप crutches का इस्तेमाल कर रहे हैं तो crutches का जो मतलब कि किस तरीके से उसकी position होनी चाहिए axilla के ऊपर, armpit पे, क्या उसका सही तरीका है इस्तेमाल करने का, axilla पे किस तरीके से वो आनी चाहिए, क्या करेक्ट पोजीशन है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है।
ए ऑप्शन है इसके पास ए, द क्रचेस शुड प्रेस फर्मली इनटू द एक्सिला फॉर सपोर्ट, कि आपके बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबे होने चाहिए एक्सिला के अंदर, आर्मपिट के अंदर। बी, देयर शुड बी 1-2 इंच गैप, यानी 1 या 2 इंच गैप होना चाहिए बिटवीन द टॉप ऑफ क्रचेस एंड द एक्सिला, आपके क्रचेस और एक्सिला में 1-2 इंच का जो होना चाहिए गैप होना चाहिए। सी, द क्रचेस शुड रेस्ट ऑन द शोल्डर फॉर बेटर बैलेंस, आपके क्रचेस शोल्डर के ऊपर होने चाहिए ताकि बेटर बैलेंस आ सके। D, the crutches should be adjusted to reach the bottom of the rib cage. क्रचेस इतना मतलब नीचे आ जाना चाहिए कि आपके बॉटम ऑफ रिब केज तक आनी चाहिए, मतलब इतनी उसकी नीचे तक हाइट हो जानी चाहिए। तो इस केस में आपके पास करेक्ट आंसर है बी, कि आपका 1 से 2 इंच का गैप होना चाहिए बिटवीन द टॉप ऑफ क्रचेस एंड द एक्सिला। द गैप प्रिवेंट्स नर्व कंप्रेशन एंड इंश्योर्स वेट इज सपोर्टेड बाय द हैंड्स आर्म्स नॉट द आर्मपिट्स, कि आपके हाथ और बाजू सपोर्ट करें ना कि आपके आर्मपिट्स, क्योंकि नर्व कंप्रेशन होने के चांसेस हैं वहाँ पे अगर डायरेक्ट एक्सिला में जाएगा। तो बेहतर यही है कि 1 से 2 इंच का गैप होना चाहिए। प्रेसिंग द क्रचेस फॉर्मली इनटू द एक्सिला, अगर हम प्रेस ज़्यादा करेंगे एक्सिला के अंदर तो आपका क्या होगा, इट कैन कंप्रेस इंपॉर्टेंट नर्व एंड ब्लड वेसल्स पर्टिकुलरली द ब्रेकियल प्लेक्सिस, दिस कैन लीड टू नमनेस एंड टिंगलिंग। सुन हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, इवन लॉन्ग टर्म नर्व डैमेज भी हो सकती है। इस कंडीशन को क्रच पैल्सी कहते हैं, कि जिसके अंदर आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस इन्वॉल्व हो जाए, वो नर्व आपका मतलब कि नर्व्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, क्रच पैल्सी, क्योंकि क्रचेस की वजह से हो रही है। इसलिए आपको 1 से 2 इंच का गैप रखना बहुत ज़रूरी है। Question number 26, which structure is responsible for detecting changes in muscle length? कौन से आपके बॉडी में स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि मसल लेंथ चेंज हो रही है? ए, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, बी, मसल स्पिंडल, सी, जॉइंट कैप्सूल, डी, लिगामेंट। तो करेक्ट मसल स्पिंडल रिस्पॉन्सिबल हैं जो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन मसल लेंथ और हेल्प करते हैं रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। Question number 27, which type of cane provides additional stability and is often recommended for patient with balance issues? इनमें से कौन सी ऐसी केन है जो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है पेशेंट को और जिन पेशेंट में बैलेंस का इशू हो वहाँ रिकमेंड कर सकते हैं? ए, सिंगल पॉइंट केन, बी, क्वाड केन, सी, स्टैंडर्ड ट्राइपॉड केन, डी, एडजस्टेबल केन। अच्छा, अगर हम लोगों ने बैलेंस इश्यूज़ के लिए देना है तो हम केन की बजाय वॉकर या फिर ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ अगर बैलेंस का ज़्यादा इशू है। लेकिन अगर पेशेंट को सिर्फ माइल्ड मतलब के इशू है कि हमें केन का मतलब देनी ही देनी है, जैसे कि आपके माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है, पार्शियल वेट बेयरिंग वाली कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को केन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन केन के भी लेवल्स डिवाइडेड हो सकती हैं कि केन में भी अगर आपने स्टेबिलिटी ज़्यादा अचीव करनी है तो इसकी भी टाइप्स होती हैं। जैसे इस केस में पूछा गया कि अगर केन के साथ आप मैक्सिमम स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं तो कौन सी इस तरह की केन है जो प्रोवाइड करती है, वो ए, सिंगल पॉइंट केन, क्वाड केन, सी, स्टैंडर्ड ट्राइपॉड केन, या डी, एडजस्टेबल केन। तो करेक्ट आंसर इसमें क्वाड केन है आपके पास, बी इज योर करेक्ट आंसर। कुछ दिखाई हुई है जिसके अंदर सी केन दिखाया हुआ है, हेमी वॉकर दिखाया है, फोल्डिंग केन दिखाई है, क्वाड केन दिखाई है, ये रही आपकी क्वाड केन। और ये आपकी एक साइड पे वो है क्या कहते हैं, ट्राइपॉड केन। ये 3 इसके नीचे समझ लें आपके ट्राइपॉड्स हैं, 3 नीचे पे आप स्टैंड्स कह लें, यहाँ 4 हैं। जो 4 वाली है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देगी कंपेयर टू 3। और अगर सिंगल पॉइंट केन है यानी कि एक इस तरीके से सिंगल पॉइंट इसका होगा, इसे ऑफसेट हैंड केन भी कहते हैं। फंक्शनल ग्रिप केन, इसके अंदर क्या है आपके इस तरह से हैंडल का चेंज आ रहा है कि हैंडल इसका चेंज है, ये भी सिंगल पॉइंट केन। और ये फोल्डिंग केन है कि आपकी केन फोल्ड हो सकती है। ये सी केन है, ये भी होल्डिंग और ग्रिपिंग से रिलेटेड है, अदरवाइज ये भी आपकी सिंगल पॉइंट केन है। तो ये आपके पास हो गए टाइप्स ऑफ केन। Question number 28, the sagittal plane divides the body into which of the following sections? आपका जब सेजिटल प्लेन है वो बॉडी को किस तरीके से डिवाइड करता है, आपकी बॉडी को किस सेक्शन में डिवाइड करता है? ए, सुपीरियर एंड इंफीरियर, बी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सी, लेफ्ट एंड राइट, डी, मीडियल एंड लैटरल। तो करेक्ट आंसर है आपके पास सी, लेफ्ट और राइट के अंदर डिवाइड करता है आपका सेजिटल प्लेन। क्योंकि सेजिटल प्लेन क्या है आपकी बॉडी में, अगर ये मैं हेड की कंडीशन बनाऊँ या आपके मतलब ऊपर से आप हेड को देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये वाला जो आपका आता है सेजिटल, जो आपका सुचर है, ये सेजिटल प्लेन बनाता है, जिसकी वजह से ये अगर हम यहीं से कट लें तो आपकी बॉडी लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरीके से आपके पास ये वाला फ्रंटल और ऑक्सीपिटल मतलब क्या सुचर आता है, जो कि आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करती है। तो ये आपके पास क्या है, सेजिटल प्लेन है।
ये आपको पिक्चर भी शो की गई है किस तरीके से। अब यहीं पे अगर मैं दिखाऊं तो ये ऊपर ब्रेन में क्या है, यहीं से बॉडी में सेजिटल सुचर्स हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहा गया है कि इसको इसी तरीके से यहीं से डिवाइड किया जाए तो ये क्या बन जाता है आपका, मतलब कि लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है, जो कि क्या बनाता है आपका सेजिटल प्लेन बनाता है। ये इसी तरीके से आपको इस पिक्चर में भी दिखाया गया है किस तरीके से आपका ये सेजिटल प्लेन आपको लेफ़्ट और राइट में डिवाइड करके देगा। कोरोनल प्लेन है जो कि आपको अगर ये दिख रहा हो इस तरह की शीट जो है ये कोरोनल प्लेन है, ये आपको डिवाइड करेगी इंटीरियर और पोस्टीरियर में, जिसे फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन क्या है, जो बॉडी को मतलब कि अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर दे, वो आपका ट्रांसवर्स प्लेन है। Question number 29, which plane is responsible for dividing the body into upper and lower sections? अभी पढ़ा हमने कि कौन सा ऐसा मतलब कि प्लेन है जो डिवाइड करता है बॉडी को अपर और लोअर में। ए सेजिटल प्लेन, बी फ्रंटल प्लेन, सी ट्रांसवर्स प्लेन, डी ऑब्लिक प्लेन। करेक्ट आंसर है आपके पास सी ट्रांसवर्स प्लेन। ये अभी हमने पिक्चर देखी है। Question number 30, which type of muscle fiber has the fastest कॉन्ट्रैक्शन स्पीड बट द लोएस्ट रेजिस्टेंस टू फटीग? कौन से आपकी बॉडी में मसल फाइबर हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट जल्दी करते हैं लेकिन क्या होते हैं, जल्दी थकावट उनमें आ जाती है क्योंकि उनके अंदर लोएस्ट रेजिस्टेंस होती है फटीग को ज़्यादा रेजिस्ट वो नहीं कर सकते, इससे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी स्पीड उनकी ज़्यादा है। ए टाइप 1, बी टाइप 2A, सी टाइप 2B, डी टाइप 3। तो करेक्ट आंसर है टाइप 2B। फास्ट ट्विच ग्लाइकोलिटिक आपके फाइबर्स होते हैं जो कि फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन स्पीड देते हैं, लोएस्ट रेजिस्टेंस टू फटीग होती हैं, तो ये आपका सूटेबल होते हैं शॉर्ट एक्सप्लोसिव एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे आपने जंपिंग करनी है, स्प्रिंटिंग करनी है, उसके लिए ये वाली आपकी क्या होती हैं, ये वाली फाइबर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और बहुत ज़्यादा आपको एफिशिएंसी देती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्पीड इनकी ज़्यादा होती है लेकिन ये थक उतनी जल्दी जाती हैं। इसीलिए ऐसी गेम्स में जिसमें आपको ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन की हो लेकिन स्पीड आपको मैक्सिमम चाहिए, तो ये आपके मसल्स काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिवट जॉइंट? पिवट जॉइंट जिसके अराउंड आपकी रोटेशन पॉसिबल हो सके, तो कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है? ए शोल्डर जॉइंट, बी हिप जॉइंट, सी एटलांटो एक्सियल जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेब्रा जो होता है उसे हम एटलांटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं, डी रिस्ट जॉइंट। तो करेक्ट आंसर है सी एटलांटो एक्सियल जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा क्या है, वो आपका पिवट जॉइंट है। जो आपका शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और उसमें ये फ़र्क है हालांकि वहाँ पे आपकी मूवमेंट्स मल्टीपल डायरेक्शन और मल्टीपल एक्सेस में हो रहे हैं, यही इसका मेजर फ़र्क है। एटलांटो एक्सियल जॉइंट में एक ही एक्सेस, एक ही प्लेन के दौरान आपकी रोटेशन हो रही होती है, वहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल आपके मल्टी एक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए आपका जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट है वो पिवट जॉइंट है, जबकि शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। Question number 32, the synarthrosis joint classification describes which type of the joint? कि synarthrosis की definition क्या है, कौन से type है ये joint की? A, a joint that allows for free movement, B, a joint with limited movement, C, a joint with no movement, D, a joint that is freely movable and surrounded by a capsule। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास सी, अ जॉइंट विद नो मूवमेंट, यानी इसमें आपका जो है फ्यूजन हुई होती है, मतलब कि जो स्पेशली आपका आर्थरोसिस का वर्ड है कि जॉइंट की फ्यूजन हुई होती है जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। इसकी एग्जांपल में देखा जाए तो सुचर्स हैं आपके स्कल के अंदर जो कि क्या है, फ्यूज्ड हैं, उसके अराउंड कोई मूवमेंट नहीं होती, टाइटली जॉइंट है बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि कोरोनल सुचर है, फ्रंटल सुचर बिटवीन योर फ्रंटल एंड पेराइटल लोब, पेराइटल बोन्स। गोम्फोसिस की बात की जाए, ये भी आपके पास एक सिनाथ्रोसिस की ही टाइप है। इसके अंदर पेग लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे आपके टूथ के अंदर पाया जाता है, फिट होता है सॉकेट के अंदर जैसे कि आपकी अंदर जो बोन है, और सिक्योर्ड बाय पेरीडोंटल लिगामेंट है, इसके अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं होती है। ये भी आपके टीथ के जो है मतलब कि आपके दांतों के जो है सुचर्स हैं, यानी कि एक फाइब्रस जो है आप कह लें स्ट्रक्चर जो है उसको प्रेजेंट करता है गोम्फोसिस, जिसके अंदर मतलब एक जॉइंट की टाइप है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है। उसके बाद है सिंकोंड्रोसिस, ये भी आपके क्या है, जॉइंट्स हैं जो कि कनेक्टेड बाय हलाइन कार्टिलेज होते हैं, इसके अंदर मिनिमल से टू नो मूवमेंट है। इसकी एग्जांपल क्या है, फर्स्ट रिब है और साथ में मेनूब्रियम है ऑफ द स्टर्नम जो इमूवेबल होता है एडल्ट्स के अंदर। तो ये क्या है, सिनआर्थरोसिस आपके कुछ टाइप्स हैं, सुचर्स इन द स्कल, गोम्फोसिस जो दांतों के अंदर मिलते हैं, सिनकोंड्रोसिस जो आपके मतलब के मेनूब्रियम और फर्स्ट रिब के अंदर मिलते हैं।
Question number 33. Which term describes the movement of body part toward the midline of the body? कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो डिस्क्राइब करती है जिसके अंदर आपका बॉडी पार्ट आपके बॉडी के मिडलाइन की तरफ आता है, यानी कि अंदर की तरफ आपके आता है बॉडी के? ए एबडक्शन, बी एडक्शन, सी फ्लेक्शन, डी एक्सटेंशन। तो करेक्ट आंसर है आपका बी एडक्शन। के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के मिडलाइन की तरफ मूव करता है। अगर मैं इसकी पिक्चर Question number 34. Which of the following movements occurs in transverse plane? इनमें से कौन सी मूवमेंट है जो ट्रांसवर्स प्लेन में होती है, यानी कि वही जो हमने जिसमें कहा था वो प्लेन जो अपर और आपके लोअर पार्ट में डिवाइड करता है बॉडी को। तो कौन सी ऐसी मूवमेंट जो ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर हो रही है? शोल्डर एबडक्शन ए, बी ट्रंक रोटेशन, सी हिप फ्लेक्शन, डी नी एक्सटेंशन। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी। ट्रंक की जो रोटेशन होती है वो ट्रांसवर्स प्लेन में होती है, जिसमें क्या होता है आपकी बॉडी डिवाइड हो जाती है इनटू योर अपर एंड योर लोअर पार्ट्स। अच्छा, बात करें अपनी शोल्डर एबडक्शन की, तो शोल्डर एबडक्शन होती है फ्रंटल प्लेन के ऊपर। और अगर आपकी बात की जाए इसकी ट्रंक रोटेशन की, तो ट्रंक रोटेशन आपकी है ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर। बात की जाए हिप फ्लेक्शन की, तो वो है सेजिटल प्लेन के अंदर। नी एक्सटेंशन भी आपकी सेजिटल प्लेन के अंदर होती है। ठीक हो गया। तो अब है क्वेश्चन नंबर 35. Which type of muscle fiber would be predominantly used during a long distance marathon? यानी कि ऐसी मसल जो कि लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन में यूज़ हो, वो मसल फाइबर कौन से हैं जो फटीग रेजिस्टेंस होने चाहिए, यानी कि वो कम थकें और ज़्यादा परफॉर्म करें? ए टाइप 1 फाइबर्स, बी टाइप 2A फाइबर्स, सी टाइप 2B फाइबर्स, डी टाइप 3 फाइबर्स। तो करेक्ट आंसर है आपके पास टाइप 1 फाइबर्स जो हैं वो आपके जो है स्लो ट्विचिंग होते हैं और आपके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। बेस्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन है और एंड्योरेंस इवेंट के लिए, जैसे मैराथन, इसके अंदर एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। टाइप 2A फाइबर्स का अगर बात की जाए, फास्ट विच ऑक्सीडेटिव होते हैं, ये सूटेड होते हैं मॉडरेट ड्यूरेशन इवेंट्स के लिए, जैसे मिडल डिस्टेंस रनिंग। एरोबिक और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म दोनों इनके अंदर होता है टाइप 2A फाइबर्स के अंदर। टाइप 2B की बात की जाए, फास्ट ट्विच ग्लाइकोलिटिक आपके पास होते हैं, शॉर्ट एक्सप्लोसिव इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी स्प्रिंटिंग। और इसके अंदर सिर्फ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन ये थक जल्दी जाते हैं, इसके अंदर फटीग जल्दी आती है। टाइप 1 वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ आपको लॉन्ग रनिंग है, काफ़ी आपने मतलब फटीग रेजिस्टेंट रहना है, जहाँ आपको जंपिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए, स्लो मतलब कि कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए, आपके पास क्विकली आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, तो टाइप 2 फाइबर्स इस्तेमाल करें। अगर मॉडरेट लेवल की कोई है, मतलब मिडल डिस्टेंस रनिंग है, या कोई ऐसा काम जिसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन भी है, मतलब कि शॉर्ट से थोड़ी ज़्यादा है लेकिन इतनी लॉन्ग भी नहीं है, मिडल वर्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए टाइप 2A फाइबर्स का इस्तेमाल करें। और टाइप 3 फाइबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो एज अ डिस्ट्रैक्टर ऐड की गई है क्वेश्चन के अंदर। Question number 36. Which muscle fiber type is primarily responsible for sprinting and powerlifting activities? Sprinting और powerlifting activities के लिए कौन सी मसल्स इस्तेमाल होती हैं, अभी हमने पढ़ा है। A टाइप 1 फाइबर्स, B टाइप 2A फाइबर्स, C टाइप 2B फाइबर्स, D टाइप 3 फाइबर्स। तो करेक्ट आंसर है आपका C टाइप 2B फाइबर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्प्रिंटिंग, टाइप 2A मॉडरेट एक्टिविटीज़ के लिए, टाइप 1 लॉन्ग जिसके अंदर डिस्टेंस हो यानी कि फटीग रेजिस्टेंस एक्टिविटीज़ के लिए टाइप 1 फाइबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड रिक्वायर द यूज़ ऑफ टाइप 2A फाइबर्स? अब 2A कब इस्तेमाल करेंगे हम? ए मैराथन रनर स्टेडी पेस, एक मैराथन रनर जो कि एक स्टेडी पेस के साथ, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। बी स्प्रिंटर्स 100 मीटर डैश, सी 400 मीटर स्प्रिंट रिक्वायरिंग सस्टेन्ड स्पीड, डी वेट लिफ्टर मैक्सिमल लिफ्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपके पास सी 400 मीटर स्प्रिंट रिक्वायरिंग सस्टेन्ड स्पीड, कि आप 400 मीटर यानी मॉडरेट होनी चाहिए कि जिसके अंदर स्प्रिंटिंग, क्योंकि अगर आपकी 100 मीटर है तो आपकी टाइप 1 आपके
टाइप 2B भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैराथन रनर की बात की जाए तो टाइप 1 आप इसमें इस्तेमाल करें। वेट लिफ्टिंग की बात की जाए तो इसके अंदर भी टाइप 2B का इस्तेमाल करें। तो जो मॉडरेट हमें चाहिए वो आपका इस केस में सी ऑप्शन बनता है, 400 मीटर स्प्रिंट रिक्वायरिंग सस्टेन स्पीड सॉरी। यहाँ अगर मैं डैश की बात करूँ तो डैश से मतलब कि एक इंग्लिश वोकेबलरी का ही वर्ड है जिसके अंदर यही है कि एक छोटी सी ही रेस है, छोटे से ही आपका वो है एरिया जिसे कवर करना है। स्प्रिंटिंग भी है, अभी हम पढ़ के आए हैं स्प्रिंटिंग और वेट लिफ्टिंग के लिए आपके जो फाइबर जाएंगे वो टाइप 2B लगेंगे। मैराथन रनर्स जो के लिए अभी हमने पढ़ा टाइप 1 लगेंगे। तो इस केस में आपके पास ये ऑप्शन ही बचता है 400 मीटर स्प्रिंट रिक्वायरिंग सस्टेन स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट डिस्टेंस है। अगर आपकी 800 तक जाती तो शायद हम इसमें आपको कहते हैं कि टाइप 1A लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लगे, लेकिन 400 है, मॉडरेट है। तो इस केस में क्या होगा, टाइप 2A फाइबर्स इस्तेमाल होंगे। तो करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 38। विच स्ट्रक्चर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग मसल टेंशन। मसल टेंशन आपके बॉडी में, आपके मसल्स में कौन सा स्ट्रक्चर सेंस करता है, कौन सा मसल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। ए मसल स्पिंडल, बी गोल्जी टेंडन ऑर्गन, सी जॉइंट कैप्सूल, डी लिगामेंट। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी गोल्जी टेंडन ऑर्गन। क्या करते हैं, आपकी जो चेंज आता है टेंशन के अंदर मसल की उसे डिटेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं कि एक्सेसिव फोर्स नहीं लगे, क्योंकि वही इलोंगेशन का और साथ में उसको कंट्रोल करने का ब्रेन को सिग्नल दे रहे होते हैं कि कितनी टेंशन चाहिए। वही प्रिवेंट करते हैं इंजरी से कि अगर एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक्स्ट्रा टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, रप्चर और टीयर के चांसेस होते हैं। तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। Question number 39. Which component of a liver system is represented by muscles in the human body? Liver system जो है पूरा component जो है उसका जो muscles हैं वो क्या represent करते हैं? A. Load, B. Effort, C. Fulcrum, D. Resistance. हमने पढ़ा कि आपके तीन ही होते हैं सिस्टम। एक फल्क्रम, ठीक है, इसे हम रख देते हैं, एक फिक्स पॉइंट होता है फल्क्रम। ये लिवर रहा आपका, ये जिसके ऊपर हम लोगों ने लोड और एफर्ट लगाना है। एक साइड पे लोड होगा जिसको हमने उठाना होता है, लिफ्ट करना होता है, वो आपका बॉडी का अपना लोड भी हो सकता है। एक साइड पे एफर्ट होता है जिससे हम फोर्स लगाते हैं। तो आपकी बॉडी में एफर्ट जो है, फोर्स जो है वो मसल्स लगाते हैं। तो इसलिए पूछा गया इस पूरे लिवर सिस्टम के अंदर मसल्स कौन सा रोल प्ले करती हैं, तो वो एफर्ट का रोल प्ले करती हैं, वो एज अ मतलब कि फोर्स जनरेटर काम करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो करेक्ट आंसर है बी एफर्ट, क्योंकि वो क्या करेंगी, वो फोर्स प्रोवाइड करेंगी, तो उसी से आप लोड वगैरह उठा सकेंगे। Question number 40. Which basic posture is the foundation for most upright movements such as walking and running? हमने फंडामेंटल पोजीशंस कुछ पढ़ी हुई हैं, तो अब पूछा गया है कि आपका बेसिक फाउंडेशन कौन सी आपकी मतलब पोस्चर बनेगा जब आपने वॉकिंग या रनिंग करनी है। तो इसके लिए ए सिटिंग, बी स्टैंडिंग, सी लाइंग डाउन, डी नीलिंग। तो करेक्ट आंसर है बी स्टैंडिंग का जो है वो आपका फंडामेंटल पोस्चर है, जो यानी एक बेसिक पोजीशन बनेगी जिसके बाद आप वॉकिंग या रनिंग कर सकते हैं। तो स्टैंडिंग इज योर फंडामेंटल पोस्चर और आपका बेसिक पोस्चर होगा फॉर मोस्ट अपराइट मूवमेंट्स, जो सीधे होकर आपने मूवमेंट्स करनी है उसका बेसिक पोस्चर क्या है, आपका स्टैंडिंग है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41. विच बेसिक पोस्चर इज टिपिकली एसोसिएटेड विद टास्क रिक्वायरिंग फाइन मोटर स्किल्स सच एज टाइपिंग और राइटिंग। इनमें से बेसिक पोस्चर कौन सा है, यानी कौन सी ऐसी पोजीशन है जो फंडामेंटल है जिसके लिए आपको आगे मतलब कि मॉडिफाई करके या आगे उसके लिए आप थोड़ी सी पोजीशन चेंज करके मोटर स्किल्स या टाइपिंग और राइटिंग को अचीव कर सकें। ए स्टैंडिंग, बी सिटिंग, सी लाइंग डाउन, डी नीलिंग। तो करेक्ट आंसर है बी सिटिंग जो है वो स्टेबिलिटी देगा, तभी तो आप हाथ के साथ फाइन मोटर स्किल्स कर सकते हैं। अब फाइन मोटर स्किल्स मैं आपको स्पेसिफाई भी कर दिया है, टाइपिंग और राइटिंग। अगर आप खड़े होकर लिखेंगे तो आपसे सही लिखा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप बैठ के लिखेंगे तो आपसे लिखा जाएगा। तो इसीलिए जो है सिटिंग जो है वो आपका क्या है, फंडामेंटल पोस्चर है जब आपने कोई फाइन मोटर स्किल्स करनी होती हैं सच एज टाइपिंग और राइटिंग। Question number 42. What is the primary function of vestibular system in human movement? Vestibular system का primary function क्या है human body के अंदर? A. Sensing joint position, B. Detecting muscle length, C. Maintaining balance and spatial orientation, D. Controlling voluntary muscle contractions. करेक्ट आंसर है C कि ये बैलेंस और स्पेशल ओरिएंटेशन को जो है वो मैनेज करते हैं, वो बैलेंस करते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है इनर ईयर के अंदर हेल्प करता है मेंटेनिंग में
मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ योर स्पेशल ओरिएंटेशन और साथ में बैलेंस को बैलेंस मेंटेन करेगा और स्पेशल ओरिएंटेशन को जो है मतलब कि आपको रेगुलेट करेगा आपका वेस्टिबुलर सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है आपका सी। Question number 43. In activities like yoga or stretching routines, which posture allows for transition between upper and lower body engagement? आप योगा कर रहे हैं, आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ऐसा कौन सा पोस्चर होगा आपका जो कि एकदम ट्रांजिशन देगा कि आप अपर से लोअर बॉडी इंगेजमेंट यानी अपर एक्सरसाइज करते करते या योगा करते करते लोअर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए योगा या स्ट्रेचिंग के दौरान? कौन सा ऐसा पोस्चर होगा? ए स्टैंडिंग, बी सिटिंग, सी नीलिंग और डी लाइंग डाउन। तो करेक्ट आंसर ऑलरेडी मेंशन है नीलिंग। तो नीलिंग में क्या होगा, क्योंकि आप नीलिंग में होंगे तो आप अपर और लोअर में इजीली ट्रांजिट हो सकेंगे, इजीली मूव कर सकेंगे यानी चेंज कर सकेंगे अपना पोस्चर। तो इसमें क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर सी है, नीलिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है। नीलिंग सर्व्स एज अ ट्रांजिशनल पोस्चर इन एक्टिविटीज़ लाइक योगा और स्ट्रेचिंग अलाउइंग अ स्मूथ शिफ्ट बिटवीन अपर एंड लोअर बॉडी इंगेजमेंट। इट ऑफर्स बैलेंस एंड स्टेबिलिटी while enabling movements that connect both halves of the body such as transitioning from floor to standing poses। जैसे कि आप बैठ के मतलब कि फ्लोर से ज़मीन से सीधे उठो या सीधे उठ के ज़मीन पे मतलब बैठ जाओ। तो स्टैंडिंग टू मतलब फ्लोर टू स्टैंडिंग आना है, नीचे ज़मीन से बैठ के ऊपर आना है या ऊपर से ज़मीन पे, तो नीलिंग आपका जो है वो रोल प्ले करेगा ट्रांजिशनिंग के अंदर। Question number 44. In a third class lever, what is the relationship between effort arm and the load arm? थर्ड क्लास लेवर के अंदर आपके एफर्ट आर्म और लोड आर्म का क्या रिलेशन है? ए एफर्ट आर्म इज़ लॉन्गर देन द लोड आर्म, बी लोड आर्म इज़ लॉन्गर देन द एफर्ट आर्म, सी एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म आर इक्वल, डी नन ऑफ द अबव। तो इस केस में आपके पास करेक्ट आंसर है बी, लोड आर्म इज़ लॉन्गर देन दी एफर्ट आर्म। हम पहले भी पढ़ चुके हैं आपके इसके अंदर सेकंड जो थर्ड क्लास लेवल है इसके अंदर लोड आर्म जो होती है बड़ी होती है, एफर्ट आर्म छोटी होती है, इसीलिए मैकेनिकल डिसएडवांटेज आता है, फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ती है। लेकिन आपको एडवांटेज क्या होता है कि जब आपकी एफर्ट आर्म छोटी है, लोड आर्म आपकी बड़ी है, तो आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं और रेंज ऑफ मोशन जो है वो अचीव कर सकते हैं, साथ में प्रिसीजन और एक्यूरेसी भी लेके आ सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज भी है। और लेकिन फोर्स के अकॉर्डिंग क्योंकि फोर्स इसमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो ये आपका मैकेनिकल डिसएडवांटेज भी इसमें मिलता है इस लेवर के अंदर। तो करेक्ट आंसर है बी, लोड आर्म बड़ी होती है कंपेयर टू योर एफर्ट आर्म। क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म काइनेमैटिक्स? इनमें से कौन सी मतलब कि स्टेटमेंट जो है वो काइनेमैटिक्स को डिस्क्राइब कर रही है? ए स्टडी ऑफ फोर्सेस कॉजिंग मोशन, बी स्टडी ऑफ मसल एक्टिविटी, सी स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेज, डी स्टडी ऑफ जॉइंट एंगल्स। करेक्ट आंसर है सी, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेज़, कि आप मोशन पढ़ रहे हो और उसके कॉजेज़ नहीं पढ़ रहे हो कि किस वजह से हो रहा है, बस आप मोशन पढ़ रहे हो। और साथ में क्या है, काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रिगार्ड टू द फोर्सेस और टॉर्क्स दैट मे प्रोड्यूस द मोशन। आप काइनेमैटिक्स के अंदर सिर्फ मोशन पढ़ रहे होते हो और इसके अंदर फोर्सेज और टॉर्क्स को रिगार्ड नहीं करते, मतलब उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते जब आप काइनेमैटिक्स की बात करते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46. विच टर्म डिस्क्राइब्स द शॉर्टनिंग ऑफ मसल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? कि जब मसल शॉर्टेंड होगी तो उसे क्या कहा जाता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? ए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, बी कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सी एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, डी आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर है बी, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपकी मसल शॉर्टेंड होती है, आइसोमेट्रिक के अंदर लेंथ चेंज नहीं होती, इसेंट्रिक के अंदर आपकी मतलब बाहर की तरफ जाएगी, लेंथेंड होगी, आइसोकाइनेटिक के अंदर क्या होगी, वेलोसिटी सेम रहती है। उसके बाद है आप अच्छा यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन के अंदर मसल्स क्या होगी, स्टेज द सेम लेंथ, कंसेंट्रिक के अंदर शॉर्टेंड होगी, इसेंट्रिक के अंदर आपकी मसल लेंथेंड होगी, आइसोकाइनेटिक के अंदर स्पीड आपकी सेम रहती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47. द लेंथ टेंशन रिलेशनशिप इन मसल इंडिकेट्स दैट? लेंथ और टेंशन का जो आप एक स्पेशली ग्राफ बनाते थे उसके अंदर क्या मतलब ये इन दोनों का रिलेशन, लेंथ और टेंशन का आपस में क्या है, मसल्स के अंदर क्या इंडिकेट करता है? ए मैक्सिमम टेंशन इज प्रोड्यूस्ड एट द शॉर्टेस्ट मसल लेंथ, B maximum tension is produced at the longest muscle length, C maximum tension is produced at an optimal muscle length,
डी, टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मसल लेंथ। करेक्ट आंसर है आपका सी, कि हमेशा ऑप्टिमल मसल लेंथ होगी तो आपकी मैक्सिमम टेंशन होगी, अदरवाइज क्या होगी, आपकी टेंशन जो होगी फ्लक्चुएट करेगी। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। लेंथ टेंशन रिलेशनशिप ऑफ अ मसल डिस्क्राइब्स हाउ द फोर्स अ मसल कैन जनरेट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्शन। कि रिलेशनशिप क्या डिस्क्राइब करता है कि फोर्स जो होगी, हाउ द फोर्स अ मसल कैन जनरेट, कितनी फोर्स एक मसल जनरेट कर सकती है, वो डिपेंड करता है लेंथ एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्शन, उसकी लेंथ के ऊपर जो कंट्रैक्शन के टाइम होगी। और वो बेस्ट टाइम क्या है, जब फोर्स वो मैक्सिमम जनरेट करेगी, जब वो ऑप्टिमल लेंथ में होगी। अब ऑप्टिमल लेंथ क्या है, अ मसल प्रोड्यूसेस द मोस्ट फोर्स व्हेन इट इज एन आइडियल लेंथ, जब वो आइडियल लेंथ पे होगी, वेयर देयर इज मैक्सिमम ओवरलैप बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इन द मसल फाइबर्स। और ये कौन सा पॉइंट होगा, जब एक्टिन और मायोसिन के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेवल की क्या होगी, अटैचमेंट होगी, ओवरलैपिंग होगी, तब आपका ये पॉइंट अचीव किया जाता है। ना ये लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट पोजीशन में होगी, ना बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट में होगी। ये मतलब है कि एक मॉडरेट टेंशन होगी, एक मॉडरेट लेवल होगा जिसके अंदर ये फोर्स जनरेट होगी, और इसके अंदर मैक्सिमम आपकी ओवरलैपिंग मिलेगी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की। टू शॉर्ट और टू लॉन्ग से क्या होगा कि इफ़ मसल इज़ टू शॉर्ट, उसके साथ ओवरलैपिंग फाइबर्स हो जाएंगे, टू स्ट्रेच हो गए, लिटिल ओवरलैपिंग होगी, इट जनरेट्स लेस फोर्स बिकॉज फ्यूअर क्रॉस ब्रिजेस कैन फॉर्म बिटवीन एक्टिन और मायोसिन। अगर लेंथन ज़्यादा होगी, शॉर्टेज ज़्यादा हो जाएगी, दोनों केसेस के अंदर जो ओवरलैपिंग फिलामेंट्स हैं वो कम होंगे कंपेयर टू योर ऑप्टिमल लेंथ। यानी एक मॉजी 48 क्वेश्चन है, विच पोस्चर अलाउज फॉर द बेस्ट ट्रांजिशन इनटू स्टैंडिंग बैलेंस एक्सरसाइजेस सच एज लंजेस। इनमें से कौन सा पोस्चर है जो कि ट्रांजिशन आपको अच्छी प्रोवाइड करता है जब आपने स्टैंडिंग बैलेंस एक्सरसाइजेस में जाना हो, स्पेशली लंजेस के अंदर। ए सिटिंग, बी लाइंग डाउन, सी नीलिंग, डी स्टैंडिंग। करेक्ट आंसर है डी, स्टैंडिंग के अंदर क्या होता है, ये आपको बेस्ट ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है कि आप लंजेस, स्टैंडिंग इज अ बेसिक पोस्चर फॉर बैलेंस एक्सरसाइज लाइक लंजेस और स्क्वाट्स, इनेबलिंग डायनामिक लोअर बॉडी मूवमेंट इन ट्रांजिशन इन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टैंडिंग क्या है आपका, एक बेसिक पोस्चर है फॉर योर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, और ये आपके लंजेस और स्क्वाट में बेसिक पोस्चर की तरह एक्ट करता है। Question number 49. What type of muscle action occurs when the muscle length remains constant during contraction? अगर muscle length constant होगी contraction के दौरान, तो इसमें क्या मतलब muscle action, what type of muscle action this is? तो क्या ये इसे कहा क्या जाता है, सिंपल डेफिनेशन पूछी हुई है कि muscle length सेम है तो इसे क्या कहा जाता है, ए कॉन्सेंट्रिक, बी इसेंट्रिक, सी आइजोमेट्रिक, डी आइजोकाइनेटिक। काइनी का जो वर्ड है इसमें मूवमेंट है, यानी आइजोकाइनेटिक मैंने अभी बताया कि सेम स्पीड है, कॉन्सेंट्रिक के अंदर आपकी शॉर्ट एंड पोजीशन में जाएगी, ई सेंट्रिक के अंदर लेंथ एंड होगी, आइजोमेट्रिक है जिसके अंदर सेम लेंथ होगी। आइजो मतलब कि सेम मेट्रिक लेंथ से रिलेटेड है, सेम लेंथ इसके अंदर होती है। आइजोमेट्रिक कंट्रैक्शन अकर्स व्हेन अ मसल जनरेट फोर्स विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। Question number 50 of kinesiology. Which type of joint is found between the vertebra of the spine? कि कौन सा टाइप का जॉइंट मिलता है आपको वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन में। ए हिंज जॉइंट, बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सी सैडल जॉइंट, डी सिम्फिसिस। तो करेक्ट आंसर है डी, सिम्फिसिस मिलता है। द जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा आर सिम्फिसिस विच आर कार्टिलेजेनियस जॉइंट अलाउइंग स्लाइट मूवमेंट। प्यूबिक सिम्फिसिस वाला ही सिम्फिसिस है ये जो कार्टिलेजेनियस होता है और इसके अंदर मिनिमम मूवमेंट परफॉर्म होती है आपके वर्टिब्रा के अंदर, ये वाला टाइप का जॉइंट मिलता है सिम्फिसिस। Symphysis joint is a type of cartilaginous joint where two bones are connected by fibrocartilage के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट होती है जिसके अंदर एग्जांपल में प्यूबिक सिम्फिसिस है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपकी आ जाती है यानी कि बिटवीन योर वर्टिब्रा। तो ये आपके क्वेश्चन 50 जो हैं वो पूरे हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 50 बायोमैकेनिक्स के। ये जो पार्ट हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर 50 आपकी काइनेजोलॉजी के क्वेश्चन थे, 50 बायोमैकेनिक्स के इंशाल्लाह 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप काइनेजोलॉजी को याद करें, इनको इसमें से कुछ समझ नहीं आता, कोई डिटेल कंसेप्ट चाहिए तो डेफिनेटली उसकी वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे गेट साइकिल है, कनकेव कन्वेक्स रूल्स हैं और इस तरह के कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि आपको काइनी में कवर करने चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो। लेकिन जो आपकी इसके बाद होगी वो बायोमैकेनिक्स की होगी, तो वो आप लाजमी देखें, वो पार्ट को पूरा जो है कवर करें। और ये जो 1200 हमारी PPSC की सीरीज़ चल रही है इसके साथ आप बने रहें, इंशाल्लाह आप मैक्सिमम अपनी तैयारी करेंगे चाहे आप किसी भी फिजियोथेरेपी टेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।